नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में लोकसभा चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव के तैयारियों के तहत क्या सत्ता पक्ष की तैयारियां हैं और क्या विपक्ष की तैयारियां हैं, इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे बनने जा रहे हैं, इसका विश्लेषण करने के लिए डीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। इस परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश साभार। कि मेनका गांधी और वरुण गांधी को टिकट देंगे, क्योंकि अभी जो चर्चाएं चल रही है उसमें ये चल रही है कि वरुण गांधी खड़े हो सकते हैं स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी में, और हो सकता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे खड़े हो जाएं, कांग्रेस उनको समर्थन दे दे। बहुत सारी चीजें चल रही है। तो मैं केवल ये राकेश पाठक जी ने जो बात कही मध्य प्रदेश की, उसमें दो तीन चीजें जोड़ना चाहता हूँ, थोड़ा सा उससे आपको आइडिया मिलेगा जी। 24 लोगों को इन्होंने टिकट दिए 29 में से, उसमें 5 को होल्ड पे रखा। अभी इंपॉर्टेंट सीट्स हैं वो भी पांचों, उसमें इंदौर की सीट भी है। देखिए, जितने लोगों से इन्होंने इस्तीफे दिलवाए थे लोकसभा से विधानसभा लड़ने के लिए, उसमें जो एक नाम स्ट्राइकिंग है वो है फगन सिंह कुलस्ते। ये मिनिस्टर थे जो इनकी सरकार में मोदी जी में, मतलब अभी भी हैं, और ये मंडला में विधानसभा का चुनाव हार गए थे कांग्रेस के कैंडिडेट से। अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें 9,723 मतों से ये हार गए थे। उनको टिकट दिया गया है क्योंकि उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है। बाकी जितने मंत्री थे जिनको केंद्र से हटाकर इस बिना पर मध्य प्रदेश में लाया गया विधानसभा लड़ाने के लिए कि उनसे लोकसभा लड़वाया जाएगा, उसमें प्रहलाद पटेल को टिकट नहीं है, नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट नहीं है, राकेश सिंह को टिकट नहीं है, केवल वीडी शर्मा को टिकट है। वीडी शर्मा भी राज्यसभा में थे जी। भोपाल से ये जिक्र किया ही है, प्रज्ञा ठाकुर को नहीं दिया गया है। ये बड़ा इंडिकेटर है कि प्रज्ञा ठाकुर को क्यों नहीं दिया गया। क्या कुछ कह रहे हैं राकेश पाठक, कुछ कहना चाहते हैं? सर वीडी शर्मा खजुराहो से सांसद है, राज्यसभा में नहीं रहे वो। कौन वीडी? मैं वही कह रहा हूँ, वीडी शर्मा जी कहा मैंने अच्छा। वही कहा कि वीडी शर्मा राज्यसभा में थे और उनको राज्यसभा में नहीं थे। अच्छा, लोकसभा से थे? राज्यसभा में जी सर, राज्यसभा में कभी नहीं रहे वो। नेहरू युवा केंद्र के उपाध्यक्ष थे और उसके बाद लोकसभा पहला टिकट मिला उनको खजुराहो से और वहां से जीते। एक हाल ही में और मिला सांसद को सर, गणेश सिंह को। गणेश सिंह भी हार गए, उनको भी टिकट दिया गया जी सर। इसका मतलब है कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है। आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि किन लोगों को इनको मजबूरी में टिकट देना पड़ रहे हैं, और जिन लोगों को विधानसभा लड़वाया गया इस उम्मीद से कि ये लोग लोकसभा जीत जाएंगे, वो उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया। इसमें एक किस्म की निराशा झलक के आ रही है कि आप जैसे सिंधिया का इन्होंने बताया गुना से, अब क्या गारंटी है कि सिंधिया जीत जाएंगे, और क्या गारंटी है कि जिन लोगों को टिकट दिए गए हैं, मान लीजिए भोपाल से दिया गया है, भोपाल से पिछली बार दिग्विजय सिंह को टिकट दिया था कांग्रेस ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ और वो हार गए थे। इस समय जो कुल मिलाकर माहौल है, ये जो 195 लोगों की जो सूची है, ये अगर कोई इंडिकेशन है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है राजीव जी कि इसमें महाराष्ट्र और बिहार के लोग नहीं है। आप सोचिए कि बिहार और महाराष्ट्र के लोग क्यों नहीं है। मतलब 195 लोगों में कौन लोग हैं जहां बीजेपी को लगता है कि ये उनके इलाके हैं, जहां वो मतलब वो अपना अधिकार क्षेत्र मानते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश को मानते हों, दिल्ली को मानते हों, मध्य प्रदेश को मानते हों, पर महाराष्ट्र 48 सीटें हैं और बिहार की 40 सीटें हैं, वहां से उम्मीदवार नहीं है।
ये जो पूरा का पूरा जो चल रहा है, ये सीटों को लेकर जो बीजेपी का जो पहला चेहरा सामने आया है वो ये बताता है, मैं ट्वीट्स पर नहीं जा रहा हूं कि ये इन लोगों ने ट्वीट्स किए हैं, क्योंकि गौतम गंभीर हो सकता है उनको पहले से पता चल गया हो कि उनका नाम कट गया है, तो वो उन्होंने अपने थोड़ा सा वाइट वॉश करने के लिए उन्होंने ये कहा कि वो क्रिकेट में अपना टाइम देना चाहते हैं, जबकि उन्होंने पॉलिटिक्स में रहते हुए क्रिकेट का ही सबसे ज्यादा नुकसान किया। तो इसलिए उनका क्रिकेट में, अब पॉलिटिक्स से हटके क्रिकेट में अब वो ज्यादा हो सकता है नुकसान कर रहे क्रिकेट का, इसलिए वो उनका मुद्दा अलग है। या आपने और भी एक दो ट्वीट्स बताए जो इन्होंने बताया, अजय विश्नोई जी का जो बताया, पॉलिटिकली वो कोई हैवी वेट नहीं है अजय विश्नोई जी वहां जबलपुर में। हो सकता है वो खुद उम्मीदवार रहे हों लोकसभा कैंडिडेट के लिए। कुल मिलाकर किस्सा यह है कि ये जो लिस्ट है ये बीजेपी को 370 के आंकड़े पर ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं है, और इसका मतलब यह है कि अगर बीजेपी के खुद के जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो इम्पोर्टेंट राज्य हैं, वहां अगर बीजेपी के पास कैंडिडेट्स नहीं हैं, बेहतर कैंडिडेट्स नहीं हैं, जिता इसमें अधिकतर चेहरे नए हैं, एकदम नए हैं या हारे हुए हैं पहले, या जिनके टिकट कटे हैं वो हैं। हमको ये मानकर चलना चाहिए कि देश की बाकी सीटों के लिए बीजेपी के पास कैंडिडेट्स कहां से लाएंगे। ये कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, बंगाल है, बिहार है, दक्षिण भारत के पूरे 150 सीटें हैं, ये कहां से लाएंगे। तो ये एक इसमें से जो एक आशा की किरण दिखती है वो ये दिखती है कि इंडिया अलायंस की इसमें से स्थिति मजबूत होकर उभरती है। ये तभी जाहिर होगा जब इंडिया अलायंस की कोई लिस्ट बाहर आए जी। इन लोगों के मुकाबले में, मतलब जो कैंडिडेट्स बीजेपी ने अनाउंस किए हैं यूपी में या दिल्ली में या मध्य प्रदेश में और जगह, वहां उनके जो अलायंस के लोग निकल कर आए। पहली चीज तो ये जो समझ में आती है वो ये समझ में आती है। दूसरी चीज ये कि भारतीय जनता पार्टी का, जैसे आपने राहुल की सुरक्षा का एक मुद्दा उठाया, मेरा ऐसा मानना है राजीव जी कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, और केंद्र सरकार की ये 100% कोशिश रहेगी, रहना भी चाहिए, कि राहुल गांधी को खरोच भी नहीं आए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी को खरोच भी आने का मतलब है कि ये इस चुनाव का पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। इसलिए मैं इस चीज को लेकर बड़ा कॉन्फिडेंट इसलिए हूं, पर मुझे इसमें एक चीज ये नजर आती है कि कहीं इस आड़ में कि राहुल गांधी की जान को खतरा है, उनकी आसपास सुरक्षा का घेरा इतना और ज्यादा नहीं कड़ा कर दिया जाए कि जनता के साथ उनका इंटरेक्शन कम हो जाए या नगण्य हो जाए। जिस तरह से वो जनता के साथ एकाकार कर रहे हैं अपने आप को, जनता से मिल रहे हैं, सुरक्षा की आड़ में राहुल गांधी को जनता से दूर नहीं कर दिया जाए। मोदी जी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो जनता से इतने दूर हो गए हैं कि अब जनता उनको जानती ही नहीं है, जनता केवल उनको गोदी मीडिया के जरिए जानती है। और आपने तो देखा है उनका रोड शो, बेंगलोर में भी देखा है हम लोगों ने, और भी जगह देखा है, कितना सैनिटाइज करते हैं पूरे के पूरे रोड को, और किस तरह से एक एक छत पर, एक एक दुकान में लोगों को, सुरक्षा कर्मियों को लगाया जाता है, गैस के सिलेंडर हटवाए जाते हैं हर घर से। आप क्या सोचते हैं, राहुल गांधी के लिए ये सब किया जा सकता है क्या? राहुल गांधी अब देश की संपत्ति हैं राजीव जी, और राहुल गांधी की
के जान की हिफाजत का काम सरकार नहीं कर सकती, देश करेगा। ये देश की जिम्मेदारी है कि वो राहुल गांधी को खरोज में नहीं आने दे। अगर उनको पहली यात्रा में नहीं आई, नॉर्थ ईस्ट में नहीं आई, असम में नहीं आई, बंगाल में नहीं आई, झारखंड बिहार में नहीं आई, तो मैं नहीं मानता कि राहुल गांधी को वो कोई इस तरह से उनका कद इतना बड़ा हो गया है कि उसमें उनको हाथ भी लगा सकता है कोई। तो मैं थोड़ा सा, जैसे लोग कहते हैं, चर्चा करते हैं कि आरएसएस के प्रमुख के आसपास इतनी Z+ सिक्योरिटी लगा दी गई है कि वो लोगों से मिल ही नहीं सकते। वो पहले आरएसएस के लोग, आरएसएस के जो चीफ थे वो आम जनता से मिल लेते थे। इसका मतलब यह है कि आरएसएस का इंटरएक्शन बंद कर दिया गया है जनता से। तो इसलिए हमको इस चीज को थोड़ा सा, सुरक्षा की चिंता तो होनी चाहिए राहुल गांधी की, पर यह ठीक भी है कि इस तरह के अलर्ट्स होना चाहिए। राहुल गांधी खुद अपनी सुरक्षा को लेकर कभी उन्होंने डिमांड ही नहीं की। उन्होंने, आपने देखा ना, जम्मू कश्मीर में जब वहां प्रवेश कर रहे थे वो जब वो सुरंग से बाहर निकले और आप वो जो सुरक्षा का घेरा उन्होंने देखा, तोड़कर देखा कि जब वो प्रशासन सोच रहा था कि यहाँ कुछ भी लोग नहीं होंगे, वहां हजारों लोग थे और पुलिस का इंतजाम नहीं था, तो सुरक्षा कर्मियों के कहने से फिर से वो पीछे हट गए, बस में चले गए या सुरक्षा में चले गए। राहुल गांधी भी समझते हैं चीजों को, इसलिए मैं थोड़ा सा, अब ये चुनाव जो है राजीव जी डिसाइसिव फेज में पहुंच रहा है, निर्णायक फेज में, और 195 लोगों की जो सूची है ये एक हथियार के रूप में इंडिया अलायंस के पास आ गई है कि अब उनको क्या करना है। तो आप पाएंगे कि आप जो कैंडिडेट्स हैं वो, आपने एक चीज देखी कि प्रज्ञा ठाकुर को टिकट नहीं देने के पीछे जी एक जो इंपॉर्टेंट रीजन जो मुझे नजर आता है वो ये कि, और अपनी डिबेट में कल परसों शायद प्रशांत जी कह रहे थे कि जो हिंदुत्व का रेटोरिक है वो योगी ने बहुत कम कर दिया है, शायद प्रशांत जी कह रहे थे परसों की डिबेट में, पूरे डिस्कोर्स में। एक तो चीज है जो जिस तरह के लोगों को टिकट दे रहे हैं ये भाजपा ने दिया है, या जिसका इंडिकेटर है भोपाल में जो दिया है कि ये अब पीछे हट रहे हैं मोदी जी हिंदुत्व के का, जो मतलब उस तरह का एजेंडा है, कट्टर हिंदुत्व का जो एजेंडा है, क्योंकि भोपाल जैसा शहर है जहां माइनॉरिटी पॉपुलेशन बहुत है, तो एक कैलकुलेटेड इसमें एंगल भी है कि किन लोगों को टिकट देना काफी सोच समझ के दिया गया है बीजेपी की लिस्ट में। तो इंडिया अलायंस के सामने एक चुनौती भी है कि किस तरह के लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए। राकेश जी ने बात कही कि भाई शेजवरकर जी का परिवार की जिक्र किया इन्होंने, या पुराने लोगों को। देखिए बीजेपी के सामने ये सब चीजें मैटर ही नहीं करती हैं। पुराना परिवार, डेडिकेटेड परिवार, समर्पित परिवार, अब कुछ नहीं बचा वहां। जो वर्ण संकर बीजेपी बनाई जा रही है, जो मैंने यूज किया है कि दूसरे दलों से लाकर जो इंटरेक्ट करवाया जा रहा है, क्रॉस ब्रीडिंग जो करवाई जा रही है, उसमें आरएसएस और बीजेपी के समर्पित वर्कर्स के लिए कोई गुंजाइश तो अब बची नहीं है। वो केवल इंडिया अलायंस में बची है कि एक आदमी जो अध्यक्ष है, आप देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस का अध्यक्ष 52 साल से बना हुआ है पार्टी में, या और ज्यादा सालों से बना हुआ है, वो छोड़ के नहीं गया, बुरी से बुरी हालत में नहीं गया। देश के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्षों की स्थिति निकाल के देखना चाहिए कि वो किस म्यूजियम में किस हालत में पड़े हुए हैं।
मतलब राकेश पाठक बहुत सारे या जयशंकर जी बहुत सारे नामों को गिना सकते हैं कि वो लोग कहां पड़े हुए हैं। लोगों की इज्जत करना, उनका सम्मान करना, कांग्रेस में ऐसे कई लोग हैं जिनके प्रति नाराजगी रही है राहुल गांधी की, पर उन लोगों के प्रति कोई विंडिक्टिव एटीट्यूड दिखा नहीं है कि गहलोत के प्रति या कमलनाथ के प्रति। मैं और 50 नाम बता सकता हूं आपको कि या चिदम्बरम के प्रति एक एकोमोडेशन की जो फीलिंग आपको मिलती है इंडिया अलायंस में, वो शायद भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ी चीज है। तो मैं ये जो इलेक्शन होगा ये कुछ बहुत सारे राजनीति में मूल्यों की स्थापना के लिए भी होगा, और देश की जनता को ये समझना होगा कि वो किन लोगों को चुनना चाहिए। अब मेरे ख्याल से देखिए, कैंडिडेट्स का मामला तो रहा नहीं है। आखिरी बात ये कह रहा हूं जी, केवल 2 चीजों पर चुनाव लड़ना है। जो राहुल ने जो इन्होंने कहा है, लालू ने कहा है, मोदी जी को की सत्ता को उखाड़ फेंकना है। ये जो चुनाव है बीजेपी के लिए एक व्यक्ति को बनाए रखने का चुनाव है, और इंडिया अलायंस के लिए कलेक्टिव लीडरशिप को सत्ता में लाने का चुनाव है। तो देश को तय ये करना है कि एक व्यक्ति की तानाशाही के बजाय लोकतंत्र की स्थापना के लिए वोट दिया जाना चाहिए। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।